ध्वनि मानव कानों को सुनाई देने वाली विलक्षण संवेदना को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण के माध्यम से ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। इनके लिए इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इनका परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन व व्यतिकरण संभव है, जबकि ध्रुवण संभव नहीं है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है, उससे कम गैस में होता है। यहाँ से वेग इस तरीके से। ध्वनि तरंग निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है। ठोस में ज़्यादा, द्रव, गैस, इस तरीके से। और ठोसों में भी अलग अलग क्रम होता है। जैसे यहाँ से एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा, फिर निकल, स्टील, लोहा, पित्तल, कांच है। यहाँ से द्रवों में ध्वनि का वेग का क्रम है जल समुद्री, जल आश्रित, एथेनॉल, मेथेनॉल है। गैसों में ध्वनि का वेग का क्रम है यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, वायु, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड है। तरंगों का प्रकार माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगे होती है। जैसे उदाहरण है इसका ध्वनि तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका उदाहरण प्रकाश तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग, इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि तरंग जल के अंदर संचरित तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगों के कण के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। उदाहरण इनका प्रकाश तरंगे, तनी हुई डोरी में संचरित तरंग और जल के पृष्ठ पर संचरित तरंगे होती है। यहाँ से आवृत्ति माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक 1/सेकंड यहाँ से हर्ट्ज होता है। जब ध्वनि तरंगे संचरित होती है तो किन्हीं वस्तुओं पर दाब या घनत्व अधिक होता है, अधिकतम होता है, इसे संपीड़न कहते हैं। तथा किन्हीं बिंदुओं पर दाब या घनत्व कम होता है, इन्हें विरलन कहते हैं। तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आवृतकाल माध्यम में उपस्थित किसी कण के कंपन पूर्ण होने में लगा समय आवृतकाल कहलाता है। आवृतकाल = 1 आवृत्ति। आयाम माध्यम की स्थिति में माध्य के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम का मात्रक मीटर होता है। तरंग वेग है यह वेग जिससे माध्यम में संपीड़न या विरलन गति कहते हैं, तरंग वेग कहलाता है। 1 सेकेंड में तरंग के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तरंग वेग दूरी बटे समय होता है। वेग = λ/t, f लैम्डा कहेंगे। तरंग का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। किसी माध्यम में तरंग का वेग नियत रहता है। यदि माध्यम में तरंग की आवृत्ति बढ़े तो तरंग दैर्ध्य घटती है। आवृत्ति f = 2 किलो हर्ट्ज होता है। यहाँ से 2000 हर्ट्ज जिसे कहेंगे। तरंग वेग = f लैम्डा है। यहाँ से तरंग को 1.15 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t = λ/d/v आएगा। यहाँ से ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के 3 लक्षण प्रक्षेपित होते हैं। प्रबलता, उद्घोषणा है यहाँ से तारत्व, साथ ही गुणता है विशेषता। तो प्रबलता, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात प्रबलता समानुपाती तीव्रता है। ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात प्रबलता समानुपाती आयाम का स्क्वायर है। यहाँ से शेर की दहाड़ की प्रबलता अधिक तथा मच्छर की भिनभिनाहट की प्रबलता कम होती है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण उसकी तीक्ष्ण या बारीक या मोटी ग्रे होती है, ध्वनि का तारत्व कहलाती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति के समानुपाती होते हैं। तारत्व समानुपाती आवृत्ति। ध्वनि का तारत्व तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तारत्व समानुपाती 1 तीव्रता। शेर की दहाड़ से उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम, जबकि मच्छर की भिनभिनाहट से उत्पन्न तारत्व अधिक होता है। स्त्री व बच्चों की ध्वनि का तारत्व अधिक और पुरुषों की ध्वनि का तारत्व कम होता है। गुणता, ध्वनि का वह लक्षण जो हमें समान तीव्रता तथा समान आवृत्ति की ध्वनि में भेद कराता है, उसकी गुणता कहलाती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। वह ध्वनि जो सुनने वाले व्यक्ति के कानों में अप्रिय प्रभाव पैदा करती है, शोर कहलाती है। शेर की दहाड़, बादल की गर्जन आदि शोर के उदाहरण है। ध्वनि तरंग की तीव्रता I = E/80 आएगा। यहाँ से क्षेत्रफल t समय, E ऊर्जा है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जूल/मीटर/सेकंड है। यहाँ से वाट/मीटर² है। यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता का मात्रक ऊर्जा से है। यहाँ से अगर हम देखें तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। साथ ही श्रव्य आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आवृत्ति परास के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे हैं। अब अवश्रव्य तरंगे हैं। यहाँ से 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता। ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्का पिंडों इत्यादि से अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। वेल अथवा हाथी अवश्रव्य परिसर में ध्वनियाँ
उत्पन्न करते हैं। यहाँ से श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, परंतु जैसे जैसे व्यक्तियों की आयु बढ़ती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते हैं। राइनोसोरस गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति अपश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित कर सकता है। डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पाइज व चूहे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। सोनार के खोजकर्ता पॉल लेग्विन थे। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है। यहाँ से सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। समुद्रों के में किसी पिंड या पनडुब्बी की दूरी, चाल व दिशा का निर्धारण इसकी सहायता से होता है। रेडार के खोजकर्ता टेलर व लियो यंग है। रेडियो डिटेक्शन व रैंकिंग है। यहाँ से रेडार में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडार की सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग वायुयान या दूर की वस्तुओं की दूरी, चाल व दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। यह कोहरा, वर्षा, अंधेरा, हिमताप, धुंध आदि को प्रभावित करता है। पराश्रव्य तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग अगर देखें तो समुद्र की गहराई का मापन लगाने व पानी के अंदर नौवहन में पनडुब्बियों द्वारा सोनार उपकरण के प्रयोग में। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों से उत्पन्न दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। कीमती कपड़ों व वायुयान घड़ियों व पुर्जों के धूल हटाने में, कल कारखानों की चिमनियों को कालिख हटाने में, स्वचालित दरवाजों की नियंत्रित करने में, कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं को खोजने में, पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाने में इन्हें इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी की बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उनके जन्मजात रोगों, दोषों व उनकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करके परावर्तन का संसूचन करता है। नियत ताप पर पराध्वनि की दाब पर निर्भर नहीं करती है, अतः दाब दोगुना करने पर वायु की ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड रहती है। न्यूटन के अनुसार ध्वनि का संचरण समतापीय परिवर्तन के द्वारा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शून्य में वायु की ध्वनि का वेग 280 मीटर प्रति सेकेंड बताया गया है, जो प्रायोगिक मान से भिन्न होता है। लाप्लास के अनुसार ध्वनि का संचरण रुद्धोष्म परिवर्तन के द्वारा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाप्लास ने वायु की ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड बताया है, जो प्रायोगिक मान से लगभग समान होता है। ध्वनि के वेग की निर्भरता ध्वनि का वेग ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। V समानुपाती स्क्वायर रूट ऑफ T। जब ताप बहुत कम हो तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग V1 यहाँ से 332 प्लस 0.61 T डिग्री सेंटीग्रेड मीटर पर सेकेंड। नियत ताप पर ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः दाब को दुगुना कर दिया जाए करने पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु की ध्वनि का 332 मीटर पर सेकेंड ही रहता है। माध्यम में एक वेग का प्रभाव, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है व विपरीत दिशा में घट जाती है। प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करने की आवश्यक शर्त है। यहाँ से परावर्तक का आकार ध्वनि की तरंगों की तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि परावर्तित संकेत वापस कान पर पहुंच जाए। मूल संकेत तथा परावर्तित संकेत के मध्य समयांतराल कम से कम 0.1 सेंटीग्रेड होना चाहिए। अनुरण रिवेब्रेशन उत्पन्न करने की आवश्यक शर्त है। परावर्तक का आकार ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि परावर्तित संकेत वापस कान तक पहुंच सके। मूल संकेत तथा परावर्तित संकेत के मध्य समयांतराल 0.1 सेंटीग्रेड से कम होता है, जिनके कारण मूल संकेत तथा परावर्तित संकेत अध्यारोपित हो जाते हैं। इस घटना को अनुरण कहते हैं। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तरंग परावर्तक से हटाकर वापस स्रोत तक आने में लगा समय T होता है। V = कुल दूरी अपॉन कुल समय होगा। यहाँ से इसमें आवश्यक और ध्वनि, यदि हम किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कोई इमारत, कुआं, पहाड़ी आदि से जोर से चिल्लाएं तो हमें कुछ समय के पश्चात ध्वनि सुनाई देती है। इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतराल अवश्य होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। वायु की प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत से परावर्तक लगभग 17.5 मीटर दूर होना चाहिए। पानी की
प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत से परावर्तक लगभग 75 मीटर दूरी पर होना चाहिए। ध्वनि को बार बार परावर्तित होने के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुनाई दे सकती है। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों के बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण प्रतिध्वनि की स्थायित्व होता है उसे अनुरणन कहा गया है यहाँ पर। और ध्वनि का बहुत बहुल परावर्तन के उपयोग है। लाउड स्पीकर, हॉर्न व शहनाई जैसे वाद्य यंत्र इस प्रकार के निर्मित किए जाते हैं कि प्रतिध्वनि सभी दिशाओं में बिना केवल एक विशेष दिशा के ही जाती है। इन यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की ओर भेजा जाता है। चिकित्सीय अनुसंधान में स्टेथोस्कोप का महत्वपूर्ण यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा हृदय व फेफड़ों की ध्वनि को सुनने में किया जाता है। इससे ध्वनि बार बार परावर्तन द्वारा चिकित्सक के कानों तक पहुंचती है। कैंसेट हॉल सम्मेलन कक्षों व सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। कानों में अप्रिय लगने वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। न्यूनतम प्रबलता 0 डेसिबल है। श्वास की प्रबलता 10 डेसिबल है। धीमी बातचीत की प्रबलता 20 से 30 डेसिबल है। सामान्य बातचीत कर्ण प्रिय में प्रबलता 50 डेसिबल है। सामान्य संगीत की प्रबलता 50 से 60 डेसिबल है। शोर की प्रबलता 80 डेसिबल या इससे ऊपर होती है।